स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स मींस अर्थशास्त्र की बुक का चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा जिससे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे स्टूडेंट्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स यहाँ ओवरव्यू दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का 3 मतलब बता रखा है। एक तो अवेलेबिलिटी होना फूड का, दूसरा एक्सेसिबिलिटी होना और तीसरा अफोर्डेबिलिटी होना। इन तीनों को हम नीचे भी पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। अवेलेबिलिटी का मतलब लोगों के लिए फूड सामान्य रूप से मौजूद होना, अवेलेबल होना। सेकेंड होता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब लोगों की फूड तक पहुँच होना, को आसानी से प्राप्त कर सकें। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, मीन्स फूडों की जो वैल्यू है, मतलब खाद्य संसाधनों का जो कीमत है वो अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि लोग उसको परचेज कर सके खाने के लिए। सो ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, सारे समय पर सारे लोगों के लिए बराबर हो। जैसे पुअर हाउस होल्ड या पुअर हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। जब भी फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा झेलने वाले जो लोग होते हैं वो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, मतलब गरीब घरों के लोग होते हैं। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है इसका पीडीएस, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना स्टूडेंट, ये अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम, और गवर्नमेंट का जो विजिलेशंस और एक्शन है, विजिलेशन मतलब उसकी जो देख परख और एक्शन मतलब वो जो काम करती है। व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेन्ड, जब भी स्टूडेंट इसमें पहला टॉपिक दे रखा है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी है क्या? फूड इज एज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। तो फूड उतना ही ज़्यादा जरूरी है लिविंग बींग्स के लिए जितना कि एयर जरूरी है सांस लेने के लिए। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर्स मील। मगर फूड सिक्योरिटी का मतलब केवल दिन के 2 टाइम का खाना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा है। फूड सिक्योरिटी हैज़ अलाविंग डायमेंशंस। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस। तो फूड सिक्योरिटी के कुछ यहाँ डायमेंशंस दे रखे हैं, इसमें ए, बी और सी करके बता रखा है। ऊपर जो 3 वर्ड आए थे स्टूडेंट उसी को यहाँ पर बता रखा है, देखते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इसको हम हेडिंग मान लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। इसका मतलब क्या है? एक देश के अंदर जितना भी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, फूड इम्पोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट गोदाम होता है जहाँ पर फूड को रखा गया होता है स्टोर करके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब बताएगा स्टूडेंट कि एक देश के अंदर जितना भी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। इंपोर्ट मतलब होता है खरीदना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना। एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। सेकेंड की हम बात करें तो यहाँ एक्सेसिबिलिटी की बात कर रखा है, मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। मतलब जो खाना होना चाहिए अनाज वो हर पर्सन के रीच में होना चाहिए। अगर हम थर्ड बात करें तो अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs। मतलब अफोर्डेबिलिटी का मतलब हम कह सकते हैं उसकी कीमत से यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फूड की कीमत इतनी होनी चाहिए ताकि एक नॉर्मल बंदा उसको खरीद सके सेफली, और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अपनी इसका यूज़ कर सके अपनी डाइटरी नीड्स को, मतलब अपनी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट। Thus, food security is ensured in a country only if। तो फूड सिक्योरिटी एक देश में कब हो सकता है? पहला बता रहे इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल दी पर्सन, ताकि आपके देश में इतना फूड तो हो जिससे कि सभी लोगों का पेट भरा जा सके। सेकंड बोल रहे हैं ऑल पर्सनस हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड। सारे पर्सनस की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि फूड को खरीद सके ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल, ताकि ऐसा नहीं कि कुछ भी गंदा संदा उठाकर कितनी भी सस्ते सस्ते दामों में बेच दिया। थर्ड बोल रहे हैं
देयर इज़ नो बैरियर ऑन द एक्सेस ऑफ फूड, और फूड को एक्सेस करने के लिए कोई भी रुकावटें या बैरियर नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक है वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जरूरी है क्यों? देखो, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर most of the times, while person have above the poverty line might also be food insecure when the country faces। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ जी सोसाइटी है, मतलब जो सबसे गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, वो फूड इनसिक्योर के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, या मतलब सबसे ज़्यादा समस्या उनको आती है। जबकि देश में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जैसे कि नेशनल डिजास्टर जैसे या क्लाइमेटी, मतलब आपदा की बात करें, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, ड्रॉट या फ्लड आ जाए, फ्लड मीन्स बाढ़, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप फेलियर हो जाता है कभी कभी, जैसे कि कभी बारिश कम हो गई या कभी बारिश ज़रूरत से ज़्यादा ही होगी तो फूड सड़ भी जाते हैं, मतलब फसलें आपकी। कॉजिंग फेमाइन, अब फूड फेलियर के कारण क्या हो जाता है स्टूडेंट? फेमाइन आ जाता है। फेमाइन का मतलब यहाँ पर अकाल है, ठीक है, अकाल पड़ जाता है। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ क्लैमिटी? अब यहाँ बोल रहे हैं कि क्लैमिटी मतलब किसी आपदा के दौरान फूड सिक्योरिटी जो है कैसे अफेक्ट होती है। देखो, ड्यू टू अ नेचुरल क्लैमिटी, जैसे कि ड्रॉट बोल रहे हैं, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस, तो फूड ग्रेन्स जितना होता था वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, उगता कम है। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड, अब ऐसे में फूड की कमी हो जाएगी इन द अफेक्टेड एरियाज, वहाँ पर जहाँ पर सूखा पड़ा है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइजेस गोज अप, अब जैसे ही फूड की कमी होगी तो ऐसे में क्या होगा? प्राइस जो है फूड का वो बढ़ने लग जाएगा। एट द हाई प्राइजेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, अब जब प्राइस बढ़ जाएगा तो बहुत सारे लोग फूड को खरीदने में अफोर्डेबल नहीं महसूस करेंगे या नहीं खरीद पाएंगे। इफ सच क्लाइमेटी हैपन्स इन वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इट्स स्ट्रेच ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, अगर ये क्लाइमेटी ज़्यादा एरिया में फैल जाए या ज़्यादा लंबे समय तक चले, इससे क्या होता है? इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, इससे भूखमरी की सिचुएशन बन जाती है। स्टारवेशन मतलब भूखमरी। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न टू फेमाइन, और अगर ये भूखमरी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये फेमाइन बन जाती है। फेमाइन मैंने बताया इसको अकाल कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट हम थोड़ा ऊपर ही एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है स्टूडेंट। इसमें बोल रहे हैं इन द 1970s फूड सिक्योरिटी वाज अंडरस्टूड एज अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ। तो 1970 के टाइम में फूड सिक्योरिटी के लिए एक डेफिनेशन रखी गई थी कि अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम, कि खाना जो है हर टाइम पे अवेलेबल हो, एडिक्वेट हो और सप्लाई हो सके बेसिक फूड स्टफ जो कि लोगों के फूड डाइटरी नीड्स के लिए ज़रूरी है। ये किसने दिया था ये डेफिनेशन? ये यूनाइटेड नेशन, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन ने दिया था 1975 में। अब अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें, अमर्त्य सेन एडिड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी। अमर सेन स्टूडेंट्स भारत के अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने इसमें एक नया डायमेंशन जोड़ा था, वो क्या था? एंड एम्फसाइज द एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट वी कॉल एंटाइटलमेंट, जिसको हम कहते हैं एंटाइटलमेंट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस, मतलब एक व्यक्ति क्या क्या चीज़ें अलग अलग प्रोड्यूस कर सकता है। एक्सचेंज इन द मार्केट अलॉन्ग विद स्टेट, मतलब और मार्केट में वो उस चीज़ को किन किन चीज़ों से एक्सचेंज कर सकता है, मतलब अदल बदल कर सकता है सरकार के साथ भी। टू अदर सोशल प्रोवाइडेड सप्लाईज, ताकि उसको दूसरी सोशल जो प्रोवाइड्स हो सकें, कुछ सर्विस या कुछ और चीज़ें जो उसको ज़रूरत हो उस टाइम पर। Accordingly, there has been substantial shift in the understanding of food security, और इसी के साथ फूड सिक्योरिटी में एक कुछ नया चेंज आता है, जैसे कि 1995 में वर्ल्ड फूड समिट होता है। डिक्लेयर फूड सिक्योरिटी इज द इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preference for an activity and healthy life। इसका पर बता रहे कि 1995 में एक वर्ल्ड फूड समिट हुआ था जिसने डिक्लेयर किया था कि फूड सिक्योरिटी जो है वो किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी हाउस होल्ड, मतलब घर में रहने वाले किन्हीं व्यक्तियों के साथ, किसी रीजनल या किसी देश के साथ या फिर ग्लोबल लेवल पे
ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के लेवल पे। लेवल एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है जब सारे लोग हर समय फिजिकली और इकोनॉमिक एक्सेस कर सके सुफिशिएंट अमाउंट में उस फूड का, और न्यूट्रिशियंस फूड जो है वो मिल सके, ताकि लोगों की जो डाइटरी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके और वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है। Declaration further recognize the poverty eradication is essential to improve access to food। और इसने आगे क्या डिक्लेयर करा कि इरेडिकेशन करना है किस चीज़ का, पोवर्टी का, ताकि फूड को एक्सेस करवाया जा सके सब लोगों तक। आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अपना रह गया था, स्टार्ट करते हैं। अ फेमाइन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। तो फेमाइन को क्या विशेषता बता रहे हैं, इसमें एक बड़े लेवल पे लोगों की डेथ होती है, किसके कारण, मेनली भुखमरी के कारण, एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड और यूज टू कंटेमिनेटेड वाटर, या कोई महामारी आ जाए जिससे कि, जैसे कि कोई पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से, या डिकेइंग ऑफ फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंट, या फूड के डिके होने के कारण और बॉडी में किसी और प्रॉब्लम के कारण, ड्यू टू वीकनिंग फॉर स्टारवेशन। इससे क्या होता है, स्टारवेशन के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्स इन इंडिया, इंडिया में जो आज तक सबसे खतरनाक फेमाइन पड़ा था वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। वो बंगाल में पड़ा था फेमाइन, कब, 1943 में। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन दैट प्रोविंस ऑफ, इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो बंगाल के प्रोविंस में, स्टेट में 30 लाख लोग, मतलब 3 मिलियन, 30 लाख लोग जो है मर गए थे उस टाइम पर। यहाँ डू यू नो क्या लिखा हुआ है, डू यू नो हु आर अफेक्टेड मोस्ट बाय द फेमाइन। फेमाइन के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन लोग अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें बता रखा है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो कि खेतों में काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर। ट्रांसपोर्ट वर्कर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको अनाज इतना मिल नहीं रहा है जिससे कि वो इधर से उधर ला के लेके आ सके या जा सके, तो इससे उनका काम कम हो जाता है। एंड अदर कैजुअल लेबर्स वर अफेक्टेड बाय द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस, जैसे कि राइस का प्राइस बढ़ने के कारण इन सबको इम्पैक्ट पड़ा। दे वर द वंस हु डेड इन द फेमाइन, और यही वो लोग थे जो फेमाइन के टाइम पर जिनकी डेथ भी हुई। यहाँ पर टेबल 4.1 दिखा रखा है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ राइस दिखा रखा है इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल में। अगर अब यहाँ पर 1938 से 1943 तक देखो, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है वो टन्स में दिखा रखा है अलग अलग। और जो अभी हम बात करें कि अकाल कब पड़ा था, मींस फेमाइन कब आया था बंगाल में सबसे खतरनाक, 1943 में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ज़्यादातर के मुकाबले इसे अगर छोड़ दें तो काफ़ी कम प्रोडक्शन हुआ था उस टाइम पर बंगाल में। और इम्पोर्ट मैंने बताया था स्टूडेंट कि दूसरे देशों से अनाज को खरीदना, तो इम्पोर्ट भी करा गया था। तो ओवरऑल यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसके कारण अकाल पड़ा था। यहाँ पर लेट्स डिस्कस में 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट है, सम पीपल से दैट बंगाल फेमाइन हैपन्स बिकॉज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ राइस, स्टडी द टेबल एंड फाइंड आउट वेदर यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट से हम काफ़ी हद तक एग्री हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइस जो है उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ था, इम्पोर्ट भी करना पड़ा था। अब मगर एक इकलौता कारण केवल राइस नहीं हो सकता, और भी कारण इसके होते हैं। सेकेंड यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ईयर शोज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द फूड अवेलेबिलिटी। अगर हम फूड अवेलेबिलिटी में सबसे ज़्यादा कमी देखें तो आप देख सकते हो कि इसके पिछले साल में 1942 में 93 टन्स हुआ था, मगर 1943 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 76 टन्स हुआ है। तो कितना कम हो गया, 17 टन्स कम हुआ, जिसके कारण ऐसी सिचुएशन बन गई थी। यहाँ 2 पिक्चर में स्टारवेशन की इमेज दिखा रखी है कि लोगों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सजेस्टेड एक्टिविटी है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन। इंडिया में बंगाल में जैसा फेमाइन पड़ा था वैसा दोबारा कभी नहीं हुआ। हावेवर डिस्टर्बिंग नोट दैट इवन टुडे फेमाइन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आज भी एक थोड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट यही है जिसे हम नोट करते हैं कि इंडिया के आज भी कई सारे पार्टों में फेमाइन जैसी सिचुएशन बन जाती है कभी कभी, लीडिंग टू स्टारवेशन डेथ, जिसके कारण भुखमरी के कारण लोगों की डेथ होती है एट टाइम। नेचुरल क्लैमिटीज़ एंड पेंडेमिक्स का मतलब जैसे महामारी। एक एग्जांपल ले लेते हैं महामारी का, जो अभी लेटेस्ट हमारे 2 साल 3 साल पहले ही अभी आपने सुना होगा कोरोना के बारे में।
तो वो भी एक तरीके की क्या थी, पेंडेमिक्स। अब ऐसे में क्या होता है, लोगों को अपने घरों में रहना होता है, तो ऐसे में उनके लिए फूड सिक्योरिटी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो डेली वेज लेबर है, मतलब दिहाड़ी मजदूर जिनको डेली काम करने के पैसे मिलते हैं, उन लोगों का काम एकदम बंद हो जाता है। ऐसे में उनका जो डेली पैसा कमाकर अपना घर चलाना होता है वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि कई कई महीनों तक का, हफ्तों तक का लोगों को अपने घरों के अंदर बंद रहना पड़ता है। तो ये फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ऐसे समय पे लोगों की हेल्प करे। So, natural calamities and pandemics may also leads to food shortage. For example, अच्छा यहाँ दिखा भी रखा है जैसे स्टूडेंट कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में। तो कोविड-19 पैंडेमिक हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। एंड गुड्स एंड सर्विस इम्पैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड्स और सर्विस जो है इम्पैक्ट हुआ, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो गई। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स, इसीलिए फूड सिक्योरिटी लोगों को जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी आ सकती है, इंक्लूडिंग क्लाइमेटीज एंड पेंडेमिक्स। अगला टॉपिक है अपना स्टूडेंट, हु आर फूड्स इनसिक्योर, वो लोग कौन है जो फूड से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है। देखते हैं। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected group are landless people. सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं लोग वो लैंडलेस पीपल है, जिनके पास अपना खुद की ज़मीन भी नहीं है। विद लिटिल और नो लैंड, वो लोग जिनके पास या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल ज़मीन नहीं है। टू डिपेंड अपॉन, जिसके ऊपर वो निर्भर रह सके। ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, petty self-employed workers and destitutes इंक्लूडिंग बेगर्स, जिसमें हम गरीबों, जो बेगर्स यहाँ मतलब भिखारियों की भी बात करें, इन द अर्बन एरियाज। Insecure families are those whose working members are generally employed in ill paid occupation, मतलब जिनके ज़्यादातर फैमिली मेंबर ऐसी जगह काम करें जहाँ पर उनको पेमेंट काफ़ी कम मिलती है। एंड कैजुअल लेबर्स मार्केट, जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, मार्केट में काम करते हैं दिहाड़ी के रूप में। These workers are largely in seasonal activity and are paid very low wages that just ensure bare survival। तो ये लोग अक्सर सीजनल एक्टिविटी वाले कामों में लगे रहते हैं और ऐसे काम करते हैं जिसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा लो वेजेस मिलता है, जिससे वो केवल अपना सर्वाइवल ही कर सकते हैं, कुछ भी सेविंग्स नहीं कर पाते। अब यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है, द स्टोरी ऑफ रामू, पढ़ते हैं जरा। रामू वर्क एज अ कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। तो रामू जो है एक कैजुअल लेबर है जो कि एग्रीकल्चर का काम करता है रायपुर विलेज में। हिज एल्डेस्ट सन सोमू, हु इज 10 ईयर ओल्ड, ऑल्सो वर्क एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह। तो एक गांव के विलेज है सतपाल सिंह, उनकी कैटल्स को चराने का काम करता है कौन, सोमू, जो कि रामू का लड़का है 10 साल का। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर होल ईयर, सोमू पूरे साल काम करता है बाय द सरपंच एंड इज पेड अ सम ऑफ 1000 रुपये फॉर हिज वर्क, और उसको केवल कितने रुपए मिलते हैं, 1000 रुपये मिलते हैं केवल उसके काम के लिए, जो कि वो पूरा साल भर करता है। रामू हैज़ 3 मोर सन्स एंड 2 डॉटर्स, रामू के 3 और लड़के, 2 डॉटर हैं। बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड, मगर वो इतने छोटे हैं कि फील्ड पर अभी काम नहीं कर सकते। हिज वाइफ मीन्स रामू की जो वाइफ है सुनहरी, इज ऑल्सो पार्ट टाइम वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टॉक। तो वो हाउस क्लीनर मतलब घर में साफ सफाई का काम करती है। रिमूविंग मैनेजिंग काउडक, और जो काउडक होता है उसको साफ करने का काम करती है। शी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स फॉर हर डेली वर्क, उसको अपने डेली वर्क के लिए कितना, हाफ लीटर दूध और कुछ कुक्ड फूड और साथ में कुछ वेजिटेबल्स मिलता है उसका काम करने के बाद बदले। सी ऑल्सो वर्क इन फील्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, उसी के साथ साथ में वो अपने हस्बैंड के साथ खेत में भी काम करती है इन द बिजी सीजन एंड सप्लीमेंट्स हिज अर्निंग, और साथ में क्या करती है, अपने अर्निंग को भी बढ़ा लेती है। Agriculture being a seasonal activity employed Ramu only during time to sowing, transplanting and harvesting।
तो एग्रीकल्चर एक सीजनल वर्क होता है जिसमें रामू को अपने घर वालों की ज़रूरत, अपनी वाइफ की ज़रूरत केवल सोइंग मतलब बीज को बोते टाइम, ट्रांसप्लांटिंग मतलब सैपलिंग्स को वापस जब हम ज़मीन में लगाते हैं, राइस के पौधे को वापस हम जब ज़मीन में लगाते हैं तो उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, एंड हार्वेस्टिंग, और जब फसल की कटाई होती है तब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन। जब तक प्लांट लग के उग जाए अच्छे से तब तक बीच के जो 4 महीने हैं उस महीनों में वो अनएम्प्लॉयड रहता है, एंड मैच्योरिंग इन अ ईयर ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज़। साथ साथ में वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी काम ढूंढता रहता है। समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लेइंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कभी कभी उसको ईंटें बनाने में या कंस्ट्रक्शन वर्क की एक्टिविटी में कुछ काम मिल जाता है अपने विलेज में। बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज़ एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश फॉर काइंड फॉर हिम टू बाय एसेंशियल फॉर द 2 स्क्वायर्स मील फॉर हिज फैमिली। इतना सारा काम करने के बाद रामू इतना पैसा कम से कम कमा पाता है कि वह अपने घर वालों को 2 टाइम का खाना खिला सके। हावेवर ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज़ अनेबल टू गेट सम वर्क, मगर ऐसे दिनों में जब वो काम नहीं मिल पाते उसको, ही एंड हिज फैमिली रियली फेस डिफ़िकल्ट एंड समटाइम हिज स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड। तो उसके फैमिली को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और उसके बच्चों को कभी कभी भूखे ही सो जाना पड़ता है। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ मील। अब दूध और सब्जियां तो रेगुलर नहीं मिलती इनको खाने के लिए इनकी फैमिली में। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ्स व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। तो जब रामू 4 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहता है तो ऐसे में उसके घर पे फूड इनसिक्योरिटी बनी रहती है बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क, क्योंकि एग्रीकल्चरल वर्क का जो नेचर है वो सीजनल है। अब यहाँ पर दे रखा है लेट्स डिस्कस। इसमें जो अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। हम अगली स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी ऑफ अहमद। अब ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है पढ़ना भी, क्योंकि इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़, ये सीधा सीधा एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एज अ केस स्टडी के रूप में। अहमद इज़ अ रिक्शा पुलर। अहमद एक रिक्शा पुलर है इन Bangalore. He has shifted from Jamuri Talaiya along with his 3 brothers and 2 sisters. तो ये अपने झमुरी तलैया से अपने 3 ब्रदर और 2 सिस्टर के साथ एंड ऑल पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आता है। ही स्टेज इन झुग्गी, ये एक झुग्गी में रहता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग, और इसकी पूरी फैमिली का जो सर्वाइवल है वो इसकी डेली अर्निंग के ऊपर डिपेंड है फ्रॉम पुलिंग रिक्शा, जो कि ये रिक्शा पुल करके कमा पाता है। He does not have secure employment and his earning fluctuate every day. अब ये रिक्शा पुल करना है तो डिपेंड करता है कि इसको एक दिन में कितने कस्टमर मिल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए, उसके हिसाब से इसकी अर्निंग डिपेंड होंगी। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग, तो कुछ दिनों में ये अच्छा खासा कमा लेता है फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज़, मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के बाद वो कुछ पैसे बचा भी लेता है। ऑन अदर डेज, मगर बाकी के दिनों में ही बेयरली अर्नस इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटी, तो मुश्किल से ही वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाता है। हावेवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज़ अ येलो कार्ड, अहमद के पास एक येलो कार्ड है। अब ये येलो कार्ड की क्या वैल्यू है देखते हैं। विच कार्ड, पीडीएस कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, यहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन की बात करेगी स्टूडेंट। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब इसको हिंदी में गरीबी रेखा कहते हैं। अब इंडिया, और ये केवल इंडिया में नहीं है, बाकी बहुत सारे देशों में भी है। अब मगर सबके क्राइटेरिया अलग अलग हैं। जैसे इंडिया में कुछ पैसे डिसाइड करे गए हैं कि अगर इतने पैसों से कम कोई पैसा कमा रहा है एक दिन का तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। वहीं पर अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में गरीब उनको माना जाता है जिनके पास अपनी खुद की कार ना हो, मगर इंडिया में खुद की कार होना तो एक बड़ी लग्जरी सी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। विद दिस कार्ड अहमद गेट सुफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वीट, तो इस कार्ड से अहमद को सुफिशिएंट क्वांटिटी में वीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है, शुगर और केरोसिन ऑयल मिल जाता है फॉर हिज डेली यूज़। ही गेट्स दीज एसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। अब ये सामान उसको एकदम फ्री में तो नहीं, मगर मार्केट प्राइस से हाफ प्राइस में मिल जाता है, जिससे कि इसका काम चल जाता है। ही परचेज हिज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग पार्टिकुलर डे,
व्हेन द राशन शॉप इज़ ओपन। अब ये पूरे महीने का जो अपना राशन है वो एक दिन जब भी राशन की दुकान ओपन होती है उस दिन उठा लेता है। बिलो इन दिस वे अहमद इज एबल टू eke आउट हिज सर्वाइवल विद लेस देन सफिशिएंट अर्निंग। इस तरीके से बिना सफिशिएंट अर्निंग के बावजूद भी वो अपने सर्वाइवल कर लेता है। फॉर हिज बिग फैमिली वेयर ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर। अपनी बड़ी सी फैमिली के लिए जहाँ पर केवल वह अकेला ही कमाने वाला है। अब यहाँ पर लेट्स डिस्कस करके फिर से दे रखा है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए स्टूडेंट इस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो इसको भी आपको कर लेने हैं। The social compositions along with the inability to buy food also play a role in food insecurity। अब यहाँ पर सामाजिक जो व्यवस्था है जिसमें इनेबिलिटी मतलब लोग इतने एबल नहीं हैं कि वो फूड को खरीद सकें, तो ये भी एक तरीके की फूड इनसिक्योरिटी है स्टूडेंट। द SCs, STs एंड सम सेक्शन ऑफ द OBCs। तो यहाँ जो SC है ये शेड्यूल कास्ट की बात करें स्टूडेंट, ST शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। ठीक है, लोअर कास्ट अमंग दैम, ये सब क्या है, बेसिकली हम लो कास्ट के या जो लोग जिनकी अर्निंग अच्छी नहीं है, समाज में जिनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। हु हैव ईदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी, जिनका जो लैंड बेस है काफ़ी कम है या प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, ये लोग फूड इनसिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन है। प्रोन का मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीबी में है तो वो यही लोग हैं। अगर खाने की किसी को कमी आ सकती है तो ये लोग हैं सबसे ज़्यादा इनसिक्योर। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, वो लोग जो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अफेक्ट हो, जिनको माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ जाए इन सर्च ऑफ वर्क, आर ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, तो वो भी काफ़ी फूड इनसिक्योर लोग होंगे। अ हाई इंसिडेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन। अब इसी तरीके से वुमेन्स के अंदर क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, मतलब जब आपकी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट पे न्यूट्रिशन ना मिले तो हम उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबोर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्योंकि वुमेन्स जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके बच्चों को भी अक्सर इसी तरीके की बीमारी फेस करनी पड़ सकती है। अगर वुमेन्स को इस तरीके की बीमारी फेस करनी पड़ रही है तो a large proportion of pregnant and nursing mothers children under the age of 5 years constitute an important segments of the food insecure population। तो इनसिक्योर पॉपुलेशन में इन महिलाओं का और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बता रखे हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, ये ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म क्या है, NHFS मीन्स नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, जो कि 1998 और 1999 की बात करें। द नंबर ऑफ सच वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इन अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़, ये 1998 और 1999 की बात कर रहे हैं। आज के टाइम पर तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। फूड इनसिक्योर पीपल्स आर डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ द कंट्री, मतलब ये जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं ये देश के कुछ भागों में कुछ ज़्यादा ही संख्या में हैं, जैसे कि सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स विद द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, तो वो स्टेट जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। कुछ ट्राइबल रिमोट एरियाज रीजन्स आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर, वो रीज़न जो कि नेचुरल डिज़ास्टर के काफ़ी प्रोन है, मतलब ज़्यादा संभावना होती है नेचुरल डिज़ास्टर की उन इलाकों में आने की एक्सेट्रा। इन फैक्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें हम ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री, तो फूड इनसिक्योर पीपल इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हंगर मतलब भूख जो है वो एक और एक्सपेक्ट है जहाँ पर आप फूड इनसिक्योरिटी को देख सकती हो। और यहाँ बता रहे कि हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर केवल गरीबी का एक एक्सप्रेशन नहीं है, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, बल्कि ये पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स
एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो इसीलिए फूड इनसिक्योरिटी में ही हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जो भूख है और उससे आगे आने वाली जो फ्यूचर रिस्क है हंगर से रिलेटेड। हंगर हैज़ अ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। अब हंगर के एक क्रॉनिक मतलब समय समय पर होने वाले और सीजनल डायमेंशन है। क्रॉनिक हंगर इज अ consequences ऑफ डाइट persistently inadequate in terms of quantity and और क्वालिटी। इसका मतलब है कि आप जिस अमाउंट में खाना खा रहे हो या किसी चीज़ को खा रहे हो और उसकी क्वालिटी जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्रॉनिक हंगर को। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। अब जो गरीब लोग हैं वो अक्सर क्रॉनिक हंगर जो है उसको सफ़र करते हैं क्योंकि उनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एंड इन रिटर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। और इतना पैसा नहीं कमा पाते कि वो कुछ अच्छा खरीद के खा सके। मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूँ स्टूडेंट तो ये एक दीर्घ काल तक चलने वाली भूख है। ठीक है, इसका मतलब कि लंबे समय से वो लोग जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है या वो जितनी उनको ज़रूरत है खाने की वो उतना नहीं खा रहे, तो इस चीज़ को हम क्रॉनिक हंगर के रूप में बात कर सकते हैं। सीजनल हंगर इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और अब हम जरा सीजनल हंगर जिसको हम एक तरीके से मौसमी है भूख की बात करें तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग से रिलेटेड मामला है। इज प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबरर्स। अगर हम इसको रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जो सीजनल नेचर्स हैं उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम ज़्यादा होती रहती है। और अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में ये कैजुअल लेबर जो है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। देर इज़ अ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन। अब कैजुअल कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन लेबर्स के लिए काम कम मिलता है जिससे कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खासकर रेनी सीजन में, ऐसे में उनको इस सीजनल हंगर का सामना करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। और ये कब सिचुएशन ऐसी बनती है जब एक पूरे साल के लिए किसी वर्कर को काम ही ना मिले। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स विथ हंगर इन इंडिया दिखा रखा है। रूरल की बात करें तो सीजनल जैसे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे घट रहा है, यहाँ पर क्रॉनिक में भी घटा है और टोटल में भी कुछ घटा है। अर्बन की बात करें तो अर्बन में रूरल से कम ही देखने को मिलेगा आपको और इसमें भी लगातार घटता हुआ नजर आएगा। The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table। तो seasonal hunger और chronic hunger दोनों ही इंडिया में कहीं ना कहीं घटा है। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंट। इंडिया ने आज़ादी के बाद से ही अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करी है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसीज मेकर एडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। तो इंडिया के पॉलिसी मेकर ने आज़ादी के बाद से ही फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश करी है। इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution। तो इंडिया ने इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी में जिसको कहते हैं हरित क्रांति। ओके, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। और यहाँ पर किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? व्हीट एंड राइस पे, जो कि हमारी स्टेपल फूड भी है। इंदिरा गांधी द then Prime Minister of India officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968। तो इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया था, एक ऑफिशियल स्टैम्प जारी करा था जिसको व्हीट रेवोल्यूशन करके किया था 1968 में। तो ये अलग से एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस। तो जो पहले सक्सेस व्हीट में प्राप्त करी उसको बाद में राइस में भी करने की कोशिश करी गई। द इंक्रीजिंग इन फूड ग्रेन वाज हावेवर डिसप्रोपोर्शनेट, मीन्स हर जगह पर एक जैसा नहीं था। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश विच वाज 58 एंड 33 मिलियन टन्स इन 2021 की बात, 2020 से 21 की बात करें तो।
The total food grain production was 310 million tons in 2020 and 21 and it has changed in 315 million tons in 2021 and 22. तो एक ही साल के अगर हम गैप की बात करें उसमें 5 मिलियन टन और बढ़ गया. उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश recorded a significant production in field of wheat which was 36 and 18 million tons in 2020 to 21 respectively. West Bengal and Uttar Pradesh on the other hand recorded significant production of rice जो कि 17 and 16 मिलियन टन्स हैं 2020 to 21 में अगर हम रिस्पेक्टिवली बात करें तो. यहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटी है जिसको मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ और आगे हम जब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ेंगे तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं. इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स. तो आप जुड़े रहिए RM ट्यूटोरियल के साथ. आई होप ये चैप्टर आपको ईजिली समझ में आया होगा. तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग स्टूडेंट्स. थैंक यू.